हाँ जी, 9th क्लास। स्वागत है बेटा आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में संचयन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 अध्ययन के रूप में शामिल किया था। उसी के अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए हम अपने इसी पाठ को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। देखिए कि किस तरह से श्री राम शर्मा की बाल सुलभ चंचलता के कारण वो जो चिट्ठियां हैं वो कुएं में गिर गई। अब वो खुद यानी लेखक खुद भी रो रहा था और लेखक के साथ साथ उनका जो छोटा भाई था वो भी डांडे मार मार कर रो रहा था। डांडे मार कर यानी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। बड़ा भाई इस बात को स्वीकार करता है, यानी श्री राम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से मृग शावक हिरण का बच्चा, जो छोटा मृग शावक है, वो बड़े मृग शावक के पीछे पीछे चलता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया और मुझ पर तो बिजली सी गिर गई। क्यों? क्योंकि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, इस बात का तो हमें याद ही नहीं रहा। टोपी के हाथ में लेते ही क्या हुआ? तीनों की तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली लगने से तुरंत निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, उसी तरह से चिट्ठियां टोपी से क्या निकली, मेरी तो जान निकल गई। मेरी किसकी? श्री राम शर्मा की। उन उन चिट्ठियों के गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा। अब उस झपट्टे की तुलना किससे की गई है? उसको कंपैरिजन किया गया है घायल शेर से, कि जब किसी घायल शेर ने शिकारी के ऊपर अटैक किया तो शिकारी जो है वो पेड़ पर चढ़ने लगता है, तो घायल शेर भी क्या करता है, उसको पेड़ पर चढ़ते देख उस पर तुरंत हमला करता है, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं भी झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, लेकिन बच गया। ठीक है, अब क्या होता है भाई, कुएं की पाट पर बैठे हम दोनों रो रहे थे। छोटा भाई तो डांडे मार मार कर रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। आपको पता है आंखें भर आती है जब अंदर से हम दुखी होते हैं ना, तो हम, कई बच्चों की आदत होती है कि चिल्ला कर रो लेते हैं और कई बच्चे आदत होती है कि वो अंदर ही अंदर रोते हैं। जब अंदर ही अंदर रोते हैं तो आपको पता है मन का गुब्बार जो है वो धीरे धीरे आंखों में से आंसुओं के रूप में निकलने लगता है। क्या कहते हैं देखिए, कि जिस तरह से पतीली में उफान आने से ढक्कन अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और पानी बाहर टपक जाता है, निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान तो आ रहा था और पलकों के ढक्कन जो है वो भीतरी भावों को रोकने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी कपोलों पर यानी गालों पर आंसू ढुलक जाते थे, गिर जाते थे। और तुरंत जब अपन मुश्किल में होते हैं तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है ना? तो लेखक कहता है माँ की गोद की याद आती है। जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कहते कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां फिर से लिख ली जाएगी। तबीयत ये कर रही थी, यानी मन ऐसा कर रहा था कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए, कुआं ढक जाएगा और घर जाकर कह दूंगा चिट्ठियां तो मैं डाल आया। पर उस समय मैं झूठ बोलना भी नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती, यानी पिटाई होती बुरी तरह से। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय से और झूठ बोलकर चिट्ठियों की न पहुंचाने की जिम्मेवारी के बोझ से मैं दबा बैठा था। अब क्या करूं भाई? अब देखो बेटा, मानसिक द्वंद्व चल रहा है। झूठ बोलूं, झूठ बोलकर अपने आप को बचा तो लूंगा, लेकिन यार नहीं, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, मन पर एक बोझ रह जाएगा। सच बोलूं तो सच बोलकर सीधा भाई के आगे जाऊंगा तो भाई मेरी बुरी तरह से पिटाई कर देगा। मार से भी मुझे बचना है, सच भी मुझे बोलना है, अब क्या किया जाए? बेटा आपको पता है जब अपन किसी गेम को खेल रहे होते हैं तो अपने सामने दो तरह के ऑप्शन आते हैं कि इस गेम को धोखाधड़ी से खेल करके तुरंत बाजी जीत ली जाए, और दूसरा ऑप्शन आता है कि नहीं यार, पूरी ईमानदारी के साथ इस गेम को खेला जाए और जब अपने को विक्ट्री हासिल होगी तो उस विक्ट्री को एक जश्न के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चक दे इंडिया देख रखी है? उसमें किस तरह से शाहरुख खान अपने सारे कैंडिडेट्स को पूरी ऑनेस्टी के साथ खेलने की परमिशन देता है, लेकिन जो उनके सामने जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं वो प्रतिद्वंदी क्या करते हैं, वो प्रतिद्वंदी जो है धोखे का, छल का सहारा लेकर के कभी अटंगी दे देते हैं, कभी धक्का मार देते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में विक्ट्री किसको हासिल होती है? इंडियन टीम को। बिल्कुल वही बात मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है कि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी भी आती है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक तो शॉर्टकट अपना लो और अपने आप का बचाव कर लो, और एक उस पूरे अनुभव को जियो और सीखो कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई तो हमें कौन सा डिसीजन लेना होगा। बस देखिए छोटा भाई क्या करता है। दो तरह की तलवार है उसके गले पे। कौन सी दो तरह की तलवार? दो धारी तलवार।
एक तो झूठ नहीं बोलना और दूसरा भाई के आगे सच बोलना और अपनी पिटाई खाना। तो इन चीजों से वो बचना चाहता था, क्या करेगा? उस समय सबसे कारगर उपाय आता है हमारा डिसीजन, हमारा दृढ़ संकल्प। क्या होता है? दृढ़ संकल्प। और वो दृढ़ संकल्प क्या करता है? हमें इन सारी चीजों से निजात दिलाने में सहायक होता है। किन सारी चीजों से? जो द्वंद्व हमारे दिमाग में चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है ना उसके दिमाग में, झूठ भी नहीं बोल सकता और सीधा जाकर के सच भी नहीं बोल सकता। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? तो अब उसको डिसीजन लेना है। और उसने डिसीजन क्या लिया? उसने डिसीजन लिया कि अब मैं कहाँ जाऊंगा? सीधा जाऊंगा कुएं के अंदर। और यार, कुएं के अंदर जाएगा तो फिर वो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि कुएं के अंदर तो कौन है? नाग देवता है। और नाग देवता उसको जिंदा तो वापस आने नहीं देंगे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि नाग देवता से क्या कर ले? मुठभेड़ ले ले। मुठभेड़ लेना यानी कुश्ती लड़ना। अब नाग से, सांप से कुश्ती लड़ना तो भाई बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो देखते हैं वो कौन सा रास्ता आजमाता है। देखो देखो, लेखक कहते हैं मैंने क्या किया? दृढ़ संकल्प किया। क्या किया मैंने? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या? नहीं, मैंने एक डिसीजन लिया। और डिसीजन जब भी लिया जाता है तो दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जरूर इसको रेखांकित कीजिएगा कि जब भी आप किसी दृढ़ निश्चय पर पहुंचते हो तो दृढ़ निश्चय पर पहुंचते ही हमारे मन के अंदर जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व क्या होता है? दृढ़ संकल्प से हमारी दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। तो जैसे ही उसने भी डिसीजन लिया, लेखक ने, तो लेखक की खुद की जितनी दुविधा थी वो भी क्या हो गई? दूर हो गई। अब क्या डिसीजन लिया? चलिए देखते हैं क्या डिसीजन लिया। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने के लिए तैयार हो उसे क्या भाई? मरना दो तरह से, लोग दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो मृत्यु को गले लगाते हैं। एक तो होते हैं मूर्ख, कहते हैं ना ले पागल था, जाके खुद मृत्यु के यानी मौत के मुंह में जा रहा है ना? तुरंत अपन बोल देते हैं पागल है, जानबूझ के मृत्यु को गले से लगा रहा है ना? और दूसरा होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता यानी जो आपकी इंटेलिजेंसी है, आपकी इंटेलिजेंसी के बेस पे भी आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसके अंदर आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, लेकिन डर के आगे बेटा जी जीत है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर भी उसने अपने डर पे विजय प्राप्त की। देखिए कैसे कि मूर्खता और बुद्धिमत्ता किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग भी स्वीकार कर ले, और वो भी जानबूझकर, तो वो अकेला संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब आप किसी कठोर डिसीजन को ले करके किसी चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तो आप अकेले हो और सामने वाले 100 ही क्यों ना हो, हम उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फल तो आपको पता है बेटा जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पे निर्भर है। अब ये दूसरी शक्ति कौन है भाई? ये भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये दूसरी शक्ति है आपकी ईश्वरीय शक्ति। फल तो किसी दूसरी शक्ति पे निर्भर है, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति। आप जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार फल देने का कार्य करेगा हमारा ईश्वर। आपका अच्छा कर्म है तो आपको सुफल मिलेगा, और अगर आपका बुरा कर्म है तो आपको बहुत दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अब उसने क्या किया? डिसीजन लिया कि झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, सच का साथ दूंगा। और सच का साथ देने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा कि मेरे भाई ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, यानी इन चिट्ठियों को डाकखाने पहुंचाना। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भी भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन? सांप। पासा फेंक दिया था, यानी अब मैंने अपनी चाल चल दी थी। मौत का आलिंगन हो यानी मौत को गले से लगाना हो, या फिर सांप से बचकर दूसरा जन्म, या सांप से किसी तरह से अपने आप को बचा करके, मान लो आपको दूसरा जन्म हुआ है, यानी बहुत मुश्किल से आपकी जान बची है। इन चीजों की मेरे को कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। देखो क्या सोचता है वो, प्लानिंग कर रहे हैं। अंदर घुसूंगा, डंडे से पहले सांप को मार दूंगा, फिर तुरंत चिट्ठियां उठा लूंगा। और इसी दृढ़ विश्वास के बल पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। अब छोटा भाई तो मेरा रो रहा था। बताइए छोटा क्यों रो रहा था? जब आप किसी रिस्की कार्य को करने जा रहे हो और आपके साथ में आपका छोटा भाई हो, तो आपका छोटा भाई क्या सोचेगा कि अरे यार, मेरा भैया तो जोखिम उठा रहा है, मेरा भैया तो खतरा मोल ले रहा है, और इस खतरे में उसको कहीं ना कहीं चोट लगने की या फिर इसकी मौत होने का भी रिस्क हो सकता है। तो छोटा भाई तो रो रहा था।
उसके रोने का मतलब ये था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। मौत यानी कौन थी नीचे? मौत, सांप। यद्यपि वो शब्दों से कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। अंडरलाइन कीजिएगा बेटी बेटे, देखिए वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। यहाँ सजीव और नग्न रूप में मौत किसे कहा गया है? सांप को कहा गया है। सांप सजीव है ना, लिविंग थिंग है, और नग्न रूप में। अब ये कोई सूट बूट पहन के तो बैठेगा नहीं सांप नीचे, सांप जैसा है वैसे ही बैठेगा, है ना। तो वो नग्न रूप में नीचे बैठा है, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। लो जी, लेखक के भी कपड़े उतारने पड़े। क्यों उतारने पड़े? देखो, अब कुएं में घुसने के लिए कोई सीढ़ियां तो बनी हुई थी नहीं, कुएं में घुसेगा कैसे? रस्सी से। अब वहां कोई रस्सी भी थी नहीं क्योंकि कुआं सूखा था। अब उसने रस्सी बनाई। कैसे बनाई? देखो, छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी उतारी, नीचे उन्होंने धोती पहन रखी थी, एक धोती भाई इसकी लेखक की, एक धोती छोटे भाई की, एक चने वाली जिसके अंदर माँ ने कुछ चने दिए थे बुनवाने के लिए, वो चने वाली धोती भी ले ली। दो कानों से बंधी हुई, यानी सर्दी के दिन थे, कानों को बांध रखा था, लेखक ने भी बांध रखा था और लेखक के छोटे भाई ने भी अपने कानों का बचाव कर रखा था। तो इस तरह से 5 धोतियों को मिला करके बांध करके रस्सी बनाई गई कुएं की गहराई के लिए। ठीक है, हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी, खूब खींच खींच कर उसको आजमाया कि गांठें तो कड़ी है या नहीं, अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बंधा था, यानी एक कॉर्नर पे डंडा बांध रखा था, उसे कुएं में डाल दिया। ठीक है, दूसरे सिरे को डेंग, डेंग ध्यान है बेटा, आपको पता है कि गांवों के अंदर जो कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक इस तरह का वो खांचा सा बना हुआ होता है, उस खांचे में लकड़ी का पता नहीं लोहे का खांचा होता है, एक गोल रंग का जो पहिया सा सर्कल सा उसमें टंगा रहता है, चरस पुल कहते हैं उसको, चरस। उसके अंदर रस्सी लपेटी हुई होती है जिसमें एक तरफ पे कॉर्नर पे बाल्टी लटकी होती है। उस चरस से आप ढील दोगे तो वो बाल्टी कुएं में चली जाएगी, फिर उसको खींचोगे तो बाल्टी कुएं से भरकर ऊपर आ जाएगी, होती है ना। तो उस धोती को उन्होंने क्या किया, एक हिस्सा उसे डंडे को बांध करके कुएं में गिरा दिया, फिर उसको चरस में लपेट दिया। ठीक है, उसके चारों ओर चक्कर दिला करके एक गांठ लगाई और छोटे भाई को पकड़ा दी। छोटा भाई केवल 8 साल का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया गया। ठीक है, यानी कॉर्नर पर जो डेंग होती है, जो चरस का पुल जिसपे टिका रहता है नीचे, उसकी तरफ उसको टाइट बांध दिया ताकि छोटे भाई से खींचा जाए तो नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप लेखक जो है उसको पकड़ पकड़ कर बाहर आ जाए। ठीक है, तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि भाई मैं कुएं में नीचे पहुंचते सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा था, यानी मुझे ये पक्का विश्वास था कि मैंने अपने भाई को ये आश्वासन दिया, आश्वासन देना, दिलासा देना, सांत्वना देना कि भाई मैं नीचे जाऊंगा और सांप को मार दूंगा, तो चिंता मत कर, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, है ना। किससे मारे थे? डंडे से। इसीलिए डंडे को क्या नाम दिया? नारायण वाहन। क्या नाम दिया गया? नारायण वाहन। अब देखिए, इसीलिए कुएं में घुसते ही मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था, यानी लेखक कहते हैं मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कई सांपों से मुठभेड़ करी और कई सांपों को मारा भी है। ठीक है, उसको मारना मेरे तो बाएं हाथ का खेल था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, यानी कुएं के धरातल से 4-5 गज यानी 4-5 फीट की ऊंचाई पर थोड़ा सा अगर वो रहा, तो उसने ध्यान से नीचे की ओर देखा। अक्कल तो चकरा गई, अक्कल चकरा जाना यानी कुछ भी समझ ना आना। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा है। देखा है कभी सांप को बैठे हुए? कुंडली मारता है पहले तो, अपने आप को राउंड 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 बना लेता है, फिर ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं ना, जहां से उसका मुख होता है, जब भी उसको किसी को डंक मारना होता है तो अपने अगले हिस्से को थोड़ा ऊंचा उठाता है ताकि वो उछल सके, है ना। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग धरती पर था, यानी सारा लास्ट कॉर्नर ही नीचे की ओर था। ऊपर की तरफ वो क्यों उठा हुआ था? क्योंकि वो देख रहा था कि जो लेखक है, जो लड़का है, वो अंदर की ओर आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे मारेगा, डंडा और था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी मेरा इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति, जो इधर उधर हिलता था डंडा, भाई मैं उतर रहा था तो आपको पता है कॉर्नर पे रस्सी को पकड़ के उतर रहा है, उसी कॉर्नर पे डंडा बंधा था। जैसे लेखक उस रस्सी को पकड़ पकड़ के नीचे उतर रहा था, डंडा नीचे हिल रहा था।
शायद इसी कारण सांप डर गया और सांप जो है मुझे उतरते देखकर घातक चोट के आसन में बैठ गया, यानी भयंकर चोट पहुंचाएगा, उछल करके वार करेगा। सपेरा जैसा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी तरह का सांप सामने तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी मैं, उसका कंपटीटर कौन था? लेखक खुद। उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डैंग से बंधी हुई थी, कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। और बीचों बीच भाई साहब कौन थे उसके स्वागत की तैयारी के लिए? सांप महोदय बैठे थे। इसके मायने ये थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, गज की ही नहीं दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप से पैर रखते ही चोट करता। सही है ना भाई? 1.5-2 गज यानी मान के चलो 1-2 हाथ की दूरी। अगर वहां पर वो उतरता तो सांप तो क्या करता? उछल कर उसके ऊपर चोट कर देता। याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। आपको पता है गांवों के अंदर जब बड़े कुएं बनाए जाते हैं तो चारों तरफ की दीवारें को ईंटों और पत्थरों से सीमेंट कर दिया जाता है। वो तो होता है पक्का कुआं। और कच्चा कुआं होता है जिसके अंदर सिर्फ मिट्टी खोदी गई है और मिट्टी खोद करके उसमें पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि जमीन का पानी रिस रिस कर इकट्ठा हो होकर उसके अंदर अपने आप ऊपर आ जाता है। और चारों तरफ की दीवारें उसकी क्या रहती है? कच्ची रहती है, यानी सीमेंट का पलस्तर नहीं किया होता। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसके सारे नीचे उतरोगे तो दीवारों की भी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी। और कच्चा कुआं जो होता है उसका व्यास यानी उसकी गोलाई, उसकी जो परिधि है वो कम होती है। ठीक है ना? क्या कहता है देखो, नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। और उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन साधन कौन था? बीचों बीच लटक रहा था डंडा। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो नीचे था, यानी नीचे उतरेगा, धरातल पर जाएगा, डंडा हाथ में लेगा तभी तो सांप को चोट करेगा। थकावट से ऊपर वापस भी नहीं जा सकता था, यानी बहुत मेहनत से नीचे उतरा था तो अब डर के मारे वापस रस्सी को पकड़कर ऊपर भाग जाऊं, इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं थी। अब तक तो अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया, यानी मैंने अपने जीवन में ये डिसीजन कभी भी नहीं लिया कि जो आपका कंपटीटर है आप उस कंपटीटर को अपनी पीठ दिखाकर वहां से भाग जाओ। तो क्या करेगा भाई, अब तो नीचे उतरेगा ही उतरेगा, है ना? यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा, 1-1 इंच। ज्यो ज्यो मैं नीचे उतरता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता का अर्थ है कंसंट्रेशन पावर, यानी उसका ध्यान पूरा क्या हो गया? उसी चीज की तरफ, सिर्फ सांप की तरफ था। मुझे एक सूझ यानी आइडिया, एक उपाय, एक तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिया। आपको पता है मैंने अभी बोला कुआं कम गोलाई का था, तो दोनों पैर तो धर दिए कुएं की दीवारों पर, और बीच में उसने रस्सी पकड़ रखी थी। अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ठीक है? दीवार से जैसे ही मैंने पैर लगाते ही कुछ मिट्टी क्या हुई? नीचे गिरी, और सांप ने फू करके क्या किया? डंक मारा। क्यों भाई? कच्चा कुआं था, कच्चे कुएं में क्या होएगा? जैसे ही वो पैर लगाकर कच्चे कुएं का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा तो क्या हुआ? मिट्टी जो थी वो थोड़ी नीचे गिरी। ठीक है? नीचे गिरी, जिसकी वजह से सांप ने फुंकार मारी, डसने की कोशिश करी। मैंने पैर दीवार से हटा लिए और मेरी टांगे कमर के समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी मैं सीधा लटक गया। रस्सी पकड़ रखी है और बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, पैर भी नीचे ही लटक रहे हैं। ठीक है? पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने वापस से पैर कुएं की बगल से सटा दिए और धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर मैं उतर गया, खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, लो जी, आंखों से आंखें मिल गई। किसकी? लेखक की आंखें सांप की आंखों से। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षु श्रवा कहा जाता है। चक्षु यानी आंखों, आंखों से। श्रवा यानी सुनने वाला, यानी आपको पता है सांप के कान नहीं होते। सांप जो है आंखों से ही ऑब्जर्व करके सारी चीजों को समझता है। सांप को चक्षु श्रवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांप के कान नहीं होते और सांप जो है हर किसी परिस्थिति को अपनी आंखों से ही समझने की कोशिश करता है, इसीलिए उसको चक्षु श्रवा कहा जाता है। ठीक है?
देखिए मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, यानी मैं भी कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ आंखों से ही ऑब्जर्व कर रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी सारी की सारी शक्ति आंखों को दे दी। कहते हैं ना बेटा कि भाई एक तो होती है कि भाई सेंस ऑर्गन जितने होते हैं, कईयों के सेंस ऑर्गन अगर काम नहीं करते होते हैं या वो थोड़ी बहुत भी किसी तरह की उनमें विकलांगता होती है, किसी तरह की कमी होती है, तो सिक्स सेंस काम करता है। सिक्स सेंस यानी बाकी जो हमारी सेंस है, सेंस ऑर्गन है, वो काम करना बंद कर देता है। एक ऑर्गन जिस पर हम ध्यान लगा देते हैं वो ऑर्गन जो है उसकी पावर जो है अपने आप बढ़ जाती है। तो देखिए क्या कहता है लेखक कि कब किस ओर से सांप सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वो कब और किस ओर से आक्रमण करेगा। सांप ने मोहिनी सी डाल ली। मोहिनी से डाल लेना यानी पूरा वो अट्रैक्ट था, पूरा उसका ध्यान लगा हुआ था लेखक की तरफ। शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, यानी सांप वेट कर रहा था कि लेखक उसके ऊपर अटैक करेगा। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वो तो आकाश कुसुम थी। आकाश कुसुम होना यानी आकाश में कोई फूल, आपको पता है आकाश के अंदर फूल, इतनी ऊंचाई पर कोई फूल नहीं होता। यानी लेखक कहता है मैं जिस विचार और उम्मीद को लेकर कुएं में घुसा था कि भाई डंडे से सांप को मार दूंगा, तुरंत चिट्ठियां ले लूंगा और बाहर आ जाऊंगा। आकाश कुसुम होना यानी अत्यंत मुश्किल होना। मैं जिस विचार और आशा को लेकर के कुएं में घुसा था वो बहुत मुश्किल थी। कभी कभी मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं मिथ्या और उल्टी निकलती है। इसको भी रेखांकित कीजिएगा क्योंकि ये आगे आपके अभ्यास प्रश्न में पंक्ति दी गई है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी साबित होती हैं। सही है ना। लेखक ने सोचा था कि अंदर घुसूंगा तो मैं सांप को मार दूंगा और तुरंत चिट्ठियां लेकर बाहर आ जाऊंगा, या फिर सांप मुझे डस देगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन जब लेखक अंदर घुसा था तो ये दोनों ही परिस्थितियां नहीं हुई। यानी ना तो लेखक को सांप को मारने की आवश्यकता पड़ी और ना ही सांप ने लेखक को डसा। तो बताओ वो कैसे बाहर आया। चलो देखते हैं कैसे बाहर आया। भाई स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, स्ट्रगल करते करते कहां तक पहुंचा देखते हैं। क्या कहते हैं देखो, मुझे सांप का साक्षात दर्शन होते ही अपनी सारी योजना और आशा असंभव प्रतीत हुई। डंडा चलाने के लिए जगह ही नहीं थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए जिसमें उस डंडे को घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह में हाथ डालना। यदि फन या उसके समीप का भाग नहीं दबा तो वो पलटकर जरूर मुझे काटता, है ना। और फन के पास दबाने की कोई संभावना होती तो उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दोनों चिट्ठियां उसके पास में सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैंतरों पर यानी अपने अपने हिस्से या अपने अपने जो पोर्शन थे उस पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट ही हुए होंगे। दोनों ओर से मोर्चे डले हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था। क्यों कमजोर था? कहीं सांप अगर मुझ पर झपट पड़ता और मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। वो तो अचूक तरल विष, अचूक यानी जो किसी भी तरह से खाली नहीं जाता, वो सांप जो है अपना विष जो है मेरे शरीर में डाल देता और मुझे अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। भाई लेखक कहता है मैं उसको तो मार देता लेकिन ऐसे उसका सामना करते करते सांप कहीं ना कहीं अपना जहर मेरे अंदर अपने डंक से डाल देता। मैं तो मरता ही मरता सांप के साथ साथ, है ना। अब तक सांप ने वार नहीं किया इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया क्योंकि ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि इन चिट्ठियों को कैसा उठाया जाए, इसलिए एक ही सूरत थी, सूरत यानी उपाय। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया यानी धीरे धीरे खिसकाने की कोशिश की। डंडा आगे बढ़ाया और जैसे चिट्ठी खिसकाई यदि सांप उस पर टूट पड़ा तो कोई चारा ही नहीं होता। उड़ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप के मुंह को ढक दूं और उसको पकड़ लूं, उसके फन को पकड़ लूं, उसको मार दूं। लेकिन उसको मारना और बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, ये दो ऑप्शन थे। भाई या तो उसको मार दूं या उसको छेड़ू ही नहीं। इसलिए मेरी शक्ति के बाहर पहला ऑप्शन था, भाई मार तो मैं सकता ही नहीं। बाध्य होकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरा रास्ता यानी अब क्या किया जाए, इसको छेड़ू नहीं, सांप को बिल्कुल छेड़ू नहीं और चुपचाप अपना काम भी कर लूं। तो अब देखिए कल के पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो चिट्ठियां बाहर लेकर आया, सांप को मारा या खुद मर गया, क्या होता है कल के चैप्टर में हम ध्यान देंगे।